नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी पाथ विद रितु यूट्यूब चैनल पर। मर्दा का हमारा टॉपिक चल रहा था और उसमें हमारा दूसरा सेशन है भैया। पहले वाला जो था उसमें हमने 33 क्वेश्चन करवाए थे। आज का जो सेशन होगा उसमें भी 30 क्वेश्चन होंगे। तो कल वाली क्लास कैसी लगी भैया आपको? चलो ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। राजस्थान की मृदा और इसमें अकाल और सूखा, क्योंकि ये भी छोटा सा टॉपिक था तो इसके क्वेश्चन भी इसमें मिक्स कर दिए हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है कि लवणीय मृदाओं को किस विधि से सुधारा जा सकता है? लवणीय मृदाएं बताओ, लवणीय मृदाओं को किस विधि से सुधारा जा सकता है? कौन सी विधि है जिससे सुधारा जा सकता है? वो आती है निस्पंदन विधि के द्वारा। कि लवणीय मृदाएं होती हैं उनको निस्पंदन विधि के द्वारा सुधारा जा सकता है। किस प्रकार की मृदाएं लिथोसोल्स कहलाती हैं? तो बताओ कौन सी प्रकार की मृदाएं होती हैं जो लिथोसोल्स कहलाती हैं? पर्वतीय मृदाएं। पर्वतीय जो मृदाएं हैं, और लाल मृदा जो है इसी को पर्वतीय मृदा कहा है भाई। ये क्या है कि पर्वतीय जो क्षेत्र होते हैं उनमें पर्वतों की ऊपरी परत के अपक्षरण से निर्मित होती हैं ये, और इसका जो विस्तार है वो अरावली पर्वतीय जो प्रदेश है इसके आसपास मिलता है। उदयपुर, राजसमंद, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़, भीलवाड़ा, यहाँ के आसपास से लाल मृदा का विस्तार मिलता है। तो किस प्रकार की मृदाएं लिथोसोल्स कहलाती हैं? तो पर्वतीय जो मृदाएं हैं वो लिथोसोल्स कहलाती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। अगला आता है, किस प्रकार की मृदा में सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता तथा पोषक तत्वों की प्रभावशीलता सर्वाधिक होती है? तो कौन सी मृदा जिसमें जीवों की क्रियाशीलता और पोषक तत्वों की जो प्रभावशीलता वो सर्वाधिक होती है? तो कौन सी मृदा है? उदासीन। तो उदासीन जो मृदा होती है उसमें सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता और पोषक तत्वों की प्रभावशीलता अधिक होती है। और उदासीन मृदा का जो पीएच मान होता है वो क्या होता है भाई? 7। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। अगला आता है कि लिली, सीरमा तथा रांकड़ क्या हैं? बताओ, लिली, सीरमा तथा रांकड़ क्या हैं? मारवाड़ में मिट्टी के प्रकार हैं क्या? नहीं है। शेखावाटी में मिट्टी के प्रकार हैं क्या? नहीं है। हरदोती में है क्या? नहीं है। मेवाड़ में मिट्टी के जो प्रकार होते हैं उन्हें बोलते हैं लिली, सीरमा तथा रांकड़। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। चलो अब इसका आंसर हो गया मेवाड़ में मिट्टी के प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भाबर क्या है? बताओ भाबर क्या है? क्या होता है भाबर? कंकड़ पत्थर वाली जलोढ़ मिट्टी, नवीन जलोढ़ मृदा, दलदली जलोढ़ मृदा, प्राचीन जलोढ़ मृदा। तो प्राचीन जलोढ़ मृदा होती है उसे तो कहते हैं बांगर, तो ये तो नहीं हो सकता। दलदली जो जलोढ़ मृदा होती है वो तराई आता है। नवीन जलोढ़ मृदा होती है उसे बोलते हैं खादर। तो कंकड़ पत्थर वाली जो जलोढ़ मिट्टी होती है उसे बोलते हैं भाबर। तो इसका आंसर हो जाएगा भाबर। और ये कम उपजाऊ होती है। भाबर जो है कंकड़ पत्थर वाली है, तो कंकड़ पत्थर वाली तो उपजाऊ कहाँ होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खादर क्या है? वो था भाबर और ये है खादर। तो खादर क्या है? कंकड़ पत्थर वाली जलोढ़ मिट्टी नहीं है। दलदली जलोढ़ मृदा तराई होती है। प्राचीन जलोढ़ मृदा बांगर होता है। नवीन जलोढ़ मृदा जो होती है उसे बोलते हैं खादर। और ये क्या होती है? सर्वाधिक उपजाऊ होती है। सर्वाधिक जो उपजाऊ मिट्टी होती है वो होती है खादर, नवीन जलोढ़ मृदा। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। अगला आता है बांगर क्या है? अब बांगर क्या है? तो कंकड़ पत्थर वाली तो है नहीं, नवीन भी नहीं है, दलदली भी नहीं है, तो ये आती है प्राचीन जलोढ़ मृदा। प्राचीन जो जलोढ़ मृदा होती है उसे कहते हैं बांगर, और ये लूनी बेसिन के आसपास मिलता है भाई। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। अगला आता है
कि उपजाऊ मृदा का पीएच परास क्या है। तो उपजाऊ मृदा जो होती है इसका पीएच परास क्या होता है? 3.5 से 4.5 नहीं, 4.5 से 5.5 नहीं, 5.5 से 6.5 नहीं। तो इसका पीएच जो परास होता है वो होता है 6.5 से 7.5। तो ये उपजाऊ मृदा जो होती है उसका पीएच परास होता है। तो 8 में हो जाएगा 4। अगला आता है मृदा की प्रकृति अम्लीय होती है जब। कि मृदा की प्रकृति अम्लीय कब होगी? जब उसका पीएच मान कितना होगा? अम्लीय होती है तो पीएच मान कितना होता है? 7 तो होता नहीं है, क्योंकि 7 तो उदासीन होता है। पीएच मान 7 से कम हो तो ये अम्लीय होती है, 7 से ज़्यादा हो तो ये क्या बन जाती है? क्षारीय। तो मृदा की प्रकृति अम्लीय होती है जब पीएच मान 7 से कम हो। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। अगला आता है मृदा की प्रकृति क्षारीय होती है कब? कब होगी? पीएच मान 7 होगा तो उदासीन होती है, ये तो नहीं होगा। पीएच मान 7 से कम हो अम्लीय होती है, पीएच मान 7 से ज़्यादा हो तो मृदा की प्रकृति जो होती है वो क्षारीय हो जाती है। 3 चीज़ें होती हैं, जब पीएच मान 7 होता है तो उदासीन होती है, पीएच मान 7 से कम होता है तो अम्लीय होती है, और पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है तो वो क्षारीय होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3। अगला आता है मृदा की प्रकृति उदासीन होती है। कब होगी उदासीन? जब पीएच मान 7 होता है। तो इसका आंसर 1। अगला आता है टिड्डी चेतावनी संगठन कहाँ है? बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। टिड्डियों का आक्रमण हुआ था, पता ही होगा, खासकर मारवाड़ वालों को। तो टिड्डी चेतावनी संगठन कहाँ है बताओ? जयपुर में है क्या? नहीं, अरे मारवाड़ वाले क्षेत्र में है। तो मारवाड़ में सबसे पहले कहाँ हुआ था आक्रमण? बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, इधर की साइड में हुआ था ना। तो टिड्डी चेतावनी संगठन था जोधपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन आता है टिड्डियों का आक्रमण कब हुआ था? कब हुआ था टिड्डियों का आक्रमण? कई तो हल्के में ले लेते हैं इन क्वेश्चनों को, लेकिन एग्जामिनर का खोपड़ा है ना, वो घुमा रहता है भाई। वो सरल भी दे देता है तो हार्ड भी दे देता है, और कभी कभी तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं तो अपन सोचते नहीं है कि ये क्वेश्चन भी बन सकता है। तो टिड्डियों का आक्रमण कब हुआ था बताओ? 13 मार्च 2020 को। तो टिड्डियों का जो आक्रमण हुआ था सबसे पहले वो हुआ था 13 मार्च 2020 को। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ध्यान से रख लेना, हल्के में मत लेना इनको। राजस्थान में टिड्डियों का प्रवेश द्वार कौन सा है? सबसे पहले टिड्डियों ने कहाँ से प्रवेश किया था? कहाँ से प्रवेश किया था बताओ? जैसलमेर से। तो टिड्डियों का प्रवेश द्वार कौन सा था? जैसलमेर था। अगला आता है सहसा भदूसा अकाल कब पड़ा? ये बताओ भाई, सहसा भदूसा अकाल कब पड़ा? आया हुआ क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या होता है, पीछे आए हुए क्वेश्चंस को रिपीट करते हैं, कई तो वही रिपीट होते हैं। 80% क्वेश्चन ही रिपीट होते हैं, 20% होते हैं जो 1-2 नए आते हैं। तो सहसा भदूसा अकाल कब पड़ा? 1843 और 44 में। तो सहसा भदूसा हो गया 1843 से 44 में। एक आता है चालीसा काल जो 1783 का आता है। एक छप्पनिया काल पड़ा था, जो विक्रम संवत 1956 आता है, और वैसे देखें तो 1899 और 1900 में पड़ा था। चलो ठीक। अगला क्वेश्चन आता है राजस्थान में किस वर्ष में सूखा प्रभावित क्षेत्रों की संख्या सर्वाधिक थी? बताओ कौन सा वर्ष था जिसमें सूखा प्रभावित जो जिले हैं वो सबसे ज़्यादा थे? 2001-2 में थे क्या? नहीं। 2002-3 में? यस। तो 2002 और 3 में सूखा प्रभावित जो जिले थे वो सर्वाधिक थे। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन आता है राजस्थान में सूखा व अकाल पड़ने का आधारभूत कारण क्या है? क्यों पड़ रहा है सूखा और अकाल? कारण बताओ। क्या मावठ नहीं हो रही है क्या? हो तो रही है, इसका तो कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। वृक्षारोपण का अभाव? नहीं। अरावली का दक्षिण
पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर स्थित होना, ये अपने राजस्थान है ना। तो अरावली जो पर्वतमाला है वो यहाँ स्थित है। अरब सागर की शाखा आती है, सबसे पहले मानसून आता है तो वो अरावली के समानांतर निकल जाता है, क्योंकि यह दक्षिण पश्चिम से और उत्तर पूर्व की ओर स्थित है, इसीलिए अरब सागर के मानसून से वर्षा ही नहीं हो पाती, इसलिए राजस्थान में क्या है, सूखा और अकाली रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अरावली का दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर स्थित होना। नेक्स्ट आता है, राजस्थान में पहला अकाल राहत कार्य करवाया गया था। कब करवाया गया था भाई अकाल राहत कार्य, बताओ। राजस्थान में पहला अकाल राहत कार्य करवाया गया था, कौन सी झील में करवाया गया था अकाल राहत का कार्य? कि भाई जब अकाल पड़ेगा तो ये जो झील है ये काम आएगी, तो इस झील का पानी काम आएगा। कौन सी झील थी वो, बताओ, फास्ट बताओ। जयसमंद थी क्या? नहीं। नक्की थी क्या? नहीं। नक्की कौन जाएगा इतनी ऊंचाई में बनाने के लिए? सांबर? नहीं। राजसमंद झील, राजस्थान में पहला अकाल राहत का जो कार्य है वो करवाया गया था राजसमंद झील में। तो 18 में आ जाएगा 2। अगला क्वेश्चन आता है, हरे चारे का समर्थन मूल्य घोषित करने वाला 2 नवंबर 2002 को एकमात्र राज्य बना। कौन सा एकमात्र राज्य बना था भाई जो हरे चारे का समर्थन मूल्य घोषित करने वाला था? कौन सा राज्य था? मध्य प्रदेश था? नहीं। उत्तर प्रदेश था? नहीं। गुजरात? नहीं। राजस्थान। तो हरे चारे का समर्थन मूल्य घोषित करने वाला जो राज्य था एकमात्र 2 नवंबर 2002 को, वो था राजस्थान। हो गया। नेक्स्ट चलो, अगली आती है फूड स्टैम्प योजना। फूड स्टैम्प योजना जो है ये क्या है भाई, कब की है ये फूड स्टैम्प योजना, बताओ। फूड स्टैम्प योजना क्या था? 10 क्विंटल गेहूं, याद है क्या? फूड स्टैम्प योजना जो है ये कब की है? 14 अगस्त 2004 की? नहीं। फूड स्टैम्प योजना आती है 15 अगस्त 2004 को। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। अगला आता है जलधारा कार्यक्रम, कब का है जलधारा कार्यक्रम? केंद्र सरकार के द्वारा संचालित है ये। केंद्र सरकार द्वारा संचालित आता है, और ये क्या था, किसानों को नामात्र किराए के ऊपर पंप सेट और कृषि की सहायता उपलब्ध करवाई गई थी जलधारा कार्यक्रम के तहत। कब का है? 92 का? नहीं। 93 का? नहीं। ये आता है 1994 का। तो जलधारा कार्यक्रम जो है ये आता है 1994 का। केंद्र सरकार का कार्यक्रम है। जो किसान थे उनको, सीमांत जो किसान थे उनको नामात्र किराए के ऊपर, मान लो बहुत ही नामात्र पैसों में पंप सेट व कृषि की सहायता उपलब्ध करवाई गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन आता है, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण DMA की स्थापना कब हुई? आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना कब हुई, बताओ। राज्य में प्राकृतिक व मानव जनित जो आपदाएं होती हैं उनको रोकने के उपाय किए गए थे इसमें। तो आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो है इसकी स्थापना होती है 6 अगस्त 2003 को। 6 अगस्त 2003 को आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना की गई। तो इसका आंसर हो जाएगा 3। अगला आता है कि आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष होता है, कौन होता है आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष? मुख्यमंत्री। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष तो मुख्यमंत्री होता है, लेकिन जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की जो धारा है 25, उसकी अनुपालना में देखें तो जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में प्रत्येक जिले में ये 6 सितंबर को लागू की गई थी।
तो आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष हो गया मुख्यमंत्री। अगला आता है प्राकृतिक आपदा कोष। कब बना था प्राकृतिक आपदा कोष? प्रतिवर्ष केंद्र 31 करोड़ और राज्य 93 करोड़ रुपए जमा कराते हैं, और इसलिए इसे प्राकृतिक आपदाओं के ऊपर खर्च किया जाता है। प्राकृतिक आपदा कोष कब बना? 90-91 में। तो प्राकृतिक आपदा कोष जो उसकी स्थापना होती है 90 और 91 में। तो इसका आंसर हो जाएगा 24 में 1। 25 नंबर क्वेश्चन आता है मरु विकास कार्यक्रम। मरु विकास कार्यक्रम की स्थापना कब हुई थी? मरु विकास कार्यक्रम की स्थापना मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए, पारिस्थितिकी संतुलन बनाने के लिए, भूमि की उत्पादकता में वृद्धि करना था। ये उसके उद्देश्य है कि मरुस्थलीकरण को रोकना, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखना, और पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखते हुए भूमि की उत्पादकता में वृद्धि करना। तो मरु विकास कार्यक्रम आता है 1977 और 78 का। मरु विकास कार्यक्रम जो 16 जिलों में चालू किया गया था भाई, और ये केंद्र और राज्य का उपक्रम है। तो केंद्र और राज्य का कितना सहयोग है इसमें? केंद्र प्लस राज्य, कि केंद्र और राज्य में शुरू किया गया था, और 75-25 की इसमें क्या है? भागीदारी है। केंद्र 75 और राज्य 25। तो इसका आंसर हो जाएगा 3, 77 और 78 में। अगला आता है मरु विकास कार्यक्रम कितने जिलों में शुरू हुआ? अभी बताया है कितने जिलों में शुरू हुआ। तो मरु विकास कार्यक्रम कितने जिलों में शुरू हुआ था? 16 जिलों में। तो मरु विकास कार्यक्रम जो है 16 जिलों में शुरू हुआ था। केंद्र और राज्य का उपक्रम है, 75-25 की इसमें भागीदारी है, 1977-78। अगला आता है मरु विकास कार्यक्रम में केंद्र और राज्य की भागीदारी कितनी है? कितनी है मरु विकास कार्यक्रम में केंद्र और राज्य की भागीदारी? तो ये आती है 75 व 25। 75-25 की भागीदारी है दोनों की। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। अगला आता है सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम DPAP कब शुरू हुआ था? सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम कब शुरुआत होती है इसकी? बताओ चलो, क्या था इसका उद्देश्य? सूखाग्रस्त जो क्षेत्र है उसमें प्राकृतिक संसाधनों के अधिकतम उपयोग के साथ ग्रामीण क्षेत्र का क्या करना? आर्थिक विकास करना। तो सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम DPAP 1974 और 75 में शुरू हुआ था। 1974-75 में शुरू हुआ था, 11 जिलों में शुरू होता है। वही केंद्र और राज्य की 75-25 की इसमें भागीदारी होती है। तो सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम 1974 और 75 में। अगला आता है सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम कितने जिलों में शुरू हुआ? 11 जिलों में। सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम में केंद्र और राज्य की भागीदारी है। कितनी है केंद्र और राज्य की भागीदारी? अभी बताया। तो पहले तो भाई इसका वित्तीय जो पैटर्न था वो पहले 50-50 था। पहले 50-50 था दोनों का ही, मरु विकास का भी। फिर क्या होता है कि जो 1999 से इनकी भागीदारी चेंज हो जाती है और इनकी भागीदारी 75 और 25 की कर दी जाती है। तो अब इनकी भागीदारी क्या है? केंद्र और राज्य की भागीदारी आती है 75 व 25। तो ये हमारे राजस्थान की मृदा सूखा व अकाल के क्वेश्चन थे। 30 क्वेश्चन थे, पहले वाले 33 क्वेश्चन थे, कम से कम 60 क्वेश्चन है। बहुत अच्छे हैं। जिसने मृदा का टॉपिक पढ़ लिया है वो अच्छे से इनको कर भी सकता है। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए धन्यवाद।